1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्राप्त करें जब प्रतिबिंब कैसा बनता हो, प्रतिबिंब। तो दर्पण सूत्र के प्रयोग से तो आपको पता है कि दर्पण सूत्र, पहले दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण है। हाँ अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का क्या होता है, बताए थे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किधर होता है, केंद्र की ओर से, कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो एक अवतल दर्पण आप बनाइए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किधर हो, ये दर्पण बन गया। ये प्रधान अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष, इसको पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव। पी को ध्रुव बोलते हैं और ये पी एक्स मानिएगा तो इसको प्रधान अक्ष। इस पे क्या किया जाता है कि एक वस्तु यहाँ पे ये भी रखें और ये वस्तु आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया। कहाँ पे रखा गया, तो एक अवतल दर्पण बना दिए। अवतल दर्पण आपको आना चाहिए कि जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र की ओर होता है उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण। ये बाहर से कलाई किया हुआ है, परिवर्तक सतह इधर है और परिवर्तक सतह केंद्र की ओर होता है तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। ये प्रधान अक्ष है, एक पी लिए, इसको ध्रुव बोलते हैं। एक वस्तु जो रखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, तो इसका प्रतिबिंब आपको बोला है कैसा बनाना है, वास्तविक बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बताया कि कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक रे प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे। जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश जाता है तो दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है। ये बात आप लोगों को पता है। जब कोई भी प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आता है तो दर्पण के मुख्य फोकस से जाता है और दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है, कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा, अगर कोई भी प्रकाश अगर वक्रता केंद्र पर आता है तो वक्रता केंद्र से जाता है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाता है। एक ही वक्रता केंद्र से गुजारे और वक्रता केंद्र से गुजर लौटा, इसको वक्रता केंद्र को सी मान। क्लियर हो गया इतना बात। अब देखिए जो दोनों जहाँ पे करता है जिस बिंदु पे, अब ये वस्तु क्या है, ये भी है ना। अब इसका प्रतिबिंब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बी नीचे है, ए कहाँ है, ऊपर है। तब प्रतिबिंब बनना है प्रधान अक्ष के समानांतर, तो बस ए वाला लाइन पलट जाएगा नीचे। तो ए बी ए है तो बी के जगह पर से खाली पलट जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे है तो ये पलट ही मरेगा तो ऐसे बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उल्टा मत लिख दीजिएगा। तो ये बी है तो इसको मान लेते हैं अलग पॉइंट बी डैश, और ए अलग क्या मान लीजिए। जहां पे दोनों रे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ये पता चल गया कि ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। तो आपको पता चल रहा है कि सर वस्तु जो है कहाँ रखा गया है, इधर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। बात समझ में। और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, जैसा है तैसा बन रहा है। उल्टा बन रहा है, उल्टा का मतलब है कि सर प्रधान अक्ष के ऊपर है तो बन कहाँ रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। बात समझ में आ गई। और वस्तु से छोटा बन रहा है, इतना बड़ा है तो थोड़ा छोटा बन। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें कुछ आपको मानना पड़ेगा सर, ये दर्पण मान लीजिए कि एन डैश एन डबल डैश, एक अवतल दर्पण है जो का है एन एन डैश है। इस बिंदु को एम मान लीजिए और यहां से एक लंब डालिए, इसको एन मान, एन नहीं ना माना जाए, एन डैश को मान लिए बाबू, एन डैश एन डबल डैश मान लिया, ठीक है, एन मान लिया। अब देखिए इसमें भाषा क्या लिखाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए भाषा रटना नहीं है सर, इससे फिगर से देख के आपको लिखना है। यहाँ लिखिए कि माना कि एक अवतल दर्पण एन डैश एन डबल डैश है। पहला लाइन लिखिएगा, माना कि, ध्यान से खाली समझिए,
माना कि अवतल दर्पण n डैश n डबल डैश है, इसके लिखेगा, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ बोले कि एक वस्तु प्रधान अक्ष पर ए बी रखा गया है, चाहे प्रधान अक्ष पर लंबवत ए बी रखा गया है। एक वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत ए बी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। रखा गया है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब लिखिएगा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस, यहाँ ब्रैकेट में कैपिटल एफ लीजिएगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या बना है, ए डैश बी डैश बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले मान लिया कि माना कि अवतल दर्पण n डैश n डबल डैश है, एक वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा गया है, लंबवत ए बी कहाँ पे रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ए डैश बी डैश बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिएगा कि एम को क्या किया गया, एन से मिलाया गया, तो लिख लिया चित्र में एम को एन से मिलाया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये रटिएगा मत सर। सबसे पहले अवतल दर्पण पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब बनाना है, कैसा, वास्तविक बनाना है। तो आप वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं जहाँ जहाँ कंडीशन वास्तविक बनता है। तो हम रखें आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी प्रधान अक्ष पर लंबवत रखें, और इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 रे की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता है, रे में बताए थे सर कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो मुख्य फोकस से गुजरता है, अगर मुख्य फोकस से आता है तो प्रधान अक्ष के समानांतर, ऐसे अगर मुख्य फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। तीसरा बताया था कि अगर वक्रता केंद्र पर आता है तो वक्रता केंद्र पर वापस लौट जाता है। और चौथा बताया था कि ध्रुव पर जितना कोण से बनेगा उतना कोण से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? तो यहाँ सिचुएशन देखिए ये सब कैसे प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पे एक रे हम प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारे हैं, जो कहाँ से पास करेगा, मुख्य फोकस से, और एक वक्रता केंद्र से जा रहा है तो वक्रता केंद्र पर वापस लौट जा रहा है। तो दोनों को जहाँ कटान बिंदु होता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश बी डैश। आपको बताया है यहाँ पे उल्टा मत लिख दिएगा, यहाँ ए डैश मत लिखिए, बस ए वाला लाइन है इसको खाली पलट देना है, क्योंकि प्रतिबिंब जो बना है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में आ गई? अगर वक्रता केंद्र पर आता है तो बराबर बनता है। ये चीज क्लियर है? और आपको फिगर देख के लिख लीजिए कि माना कि एक अवतल दर्पण
एन डैश एन डबल डैश है, जिसके प्रधान अक्ष पे लंबवत एक वस्तु ए भी रखा गया, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, जिसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ए डैश बी डैश बनता है। चित्र में एम को एन से मिलाया गया। यहाँ तक क्लियर हो? अब देखिए मेन चीज, अब चलिए यहाँ से, अब यहाँ पे ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज समरूप है। आप याद रखिए, आप लोग को बताए थे कि समरूप के मतलब हुआ कि दोनों देखने में एक जैसा, रूप एक जैसा हो, बड़ा छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। समरूप और सर्वांश में अंतर है। समरूप में होता है जैसे दो वृत्त है, मान लीजिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर नहीं है, ये मान लीजिए इसका अगर 2 है, इसका अगर 5 है, तो दोनों देखने में वृत्त लग रहा है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसको हम लोग समरूप बोलते हैं। मतलब रूप एक जैसा है तो समरूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे एगो पंटकिया है, एगो दुटकिया है, तो पंटकिया का साइज छोटा है, दुटकिया का साइज बड़ा है, तो दोनों का आकार एक जैसा है, तो उसको हम लोग समरूप बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर दोनों का बराबर भी होता है तभी समरूप होता है सर, आज जब बराबर हो जाता है तो उसको सर्वांगसम बोलते हैं। जैसे एगो पंटकिया के ऊपर एगो पंटकिया रखें, नीचे वाला पंटकिया ढकना नहीं चाहिए, जैसे 5 रुपया नीचे वाला है, उसी साइज के ऊपर से 5 रुपया रखिएगा, तो उसको सर बोला जाता है सर्वांगसम। बात समझ में? उसका मतलब होता है कि इस त्रिभुज का जितना लंबाई ई होगा उतना ही ई होगा, वो फिक्स है। अगर ये 10 होगा तो ये 10 होना चाहिए, ई 5 है तो ये 5 होना चाहिए, ई 8 है तो ये 8 होना चाहिए, तब उसको सर्वांगसम बोलते हैं। इसको समरूप बोल सकते, छोटा बड़ा ही हो सकता है, ये 10 है तो हो सकता है 5 हो, ये 10 है तो ये 5 हो, ये 10 है तो ये 5 हो। बात समझ में गई? तो समरूप के मतलब होता है दोनों का रूप एक जैसा हो, सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों बराबर। समरूप सर्वांगसम हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं, समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन सर्वांगसम, सॉरी गलती हो गई, ये दोनों क्या है? समरूप है ना, तो समरूप है तो अगर दोनों का आकार अगर बराबर हो जाएगा तभी समरूप कहेंगे और सर्वांगसम भी कहेंगे। तो समरूप सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम समरूप उसको नहीं बोलता। इतना चीज क्लियर हो गया आप लोग को? ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे समरूपता लगाते हैं, ए वाला त्रिभुज में लगा रहे हैं, तो देखिए ए वाला लंब वस्तु की लंब है, रखा गया ना वस्तु, ये भी तो यहाँ नीचे में भी उसी का लिखा था, ए वाला त्रिभुज और ए वाला, तो ये लिखिएगा त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हैं बना के। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? यहाँ पे देखिए ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, मेन चीज है क्या, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप है। ये बात बुझा गया? यहाँ 90 पे है, यहाँ भी 90 पे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। तो समरूपता के कंडीशन लगाइएगा सर, तो ए बी बटे ए वाला ए डैश बी डैश, ध्यान से देखिए, मैंने यहीं पे और कुछ नहीं, यहाँ देखिए बी सी बटे क्या हो जाएगा बी डैश सी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार समरूपता फिर लगाना पड़ेगा, लिखिएगा इसी प्रकार, देखिएगा सर, ए वाला त्रिभुज और ए वाला भी त्रिभुज क्या है? समरूप। ए वाला ध्यान, इसमें लगाए थे ए, और यहाँ पे क्या है? ए वाला और ए वाला। तब यहाँ पे इसी प्रकार लिखे हैं, तो त्रिभुज आइए, कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखिए एम एन एफ तथा त्रिभुज, यहाँ देखो तो ए डैश बी डैश एफ, कोई दिक्कत नहीं आता, ए डैश बी डैश एफ समरूप है। फिर यहाँ लगाइए सर समरूपता, ये वाला एम एन बटे क्या ए डैश बी डैश। देखिए पहले 12 वाला ट्रायंगल लिखेंगे,
तो बड़ा वाला का सब चीज ऊपर में बड़ा लिखेगा, छोटा वाला लिखेंगे तो छोटा वाला। तो पहले बड़ा वाला का इधर क्या लिखें एम एन, तो छोटा वाला का भी लंब लिखिए, क्या हो जाएगा ए डैश बराबर। अब इधर बड़ा वाला के ऊपर लिखाया गया तो फिर बड़े वाला का ही ऊपर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है एन एफ, फिर छोटा वाला क्या है बी डैश एफ, हो गया। यहाँ पे करने के बाद देखिए यहाँ ए बी बटे ए डैश बी है बराबर बी सी बटे बी डैश सी है। यहाँ पे एम एन बटे ए डैश बी डैश है बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब सोचना पड़ेगा। यहाँ ए बी है तो इसको भी ए बी बनाना पड़ेगा, चाहे एम एन है तो एम एन बनाना पड़ेगा। तो वस्तु बेटर रहेगा ए बी वस्तु माने, तो ए वाला जितना लंबाई है उतना ही लंबाई ए वाला है, क्योंकि ए जो रह गया है वो प्रधान अक्ष के समानांतर गया है। तो जितना दूरी इसका यहाँ पे होगा उतना ही दूरी यहाँ पे होगा और उतना ही दूरी यहाँ पे होगा। तो ये ए बी की जो लंबाई होगा एम एन के लंबाई के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो सर यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, अतः एम एन बराबर क्या हो जाएगा ए बी, और यही सर एम एन का मान है, एम एन की जगह पर ए बी रखेंगे क्योंकि ए और ए आपस में क्या है बराबर है। अगर इसका मान 5 है तो इसका भी मान कितना है 5 है। तो यहाँ एम एन की जगह पर सर इसको पुट करिएगा तो लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश ए, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? ध्यान से थोड़ा समझिएगा सर। ये समरूपता का कंडीशन लगाए सर, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल समरूप है। तो पहले बड़ा वाला का लिखा रहा है ऊपर में, तो बड़ा वाला लिखे हैं ए बी बटे छोटा वाला कलम लिखेंगे ए डैश बी डैश लिखा हुआ। तो इधर ऊपर में बड़ा है तो इस साइड भी बड़ा वाला ही होना चाहिए, छोटा वाला मत लिखिएगा सर। तो बड़ा वाला कितना है बी सी, तो छोटा वाला कितना है बी डैश सी, लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर सर समरूपता लगा दिए, ए वाला ट्रायंगल भी समरूप लग रहा है, ए वाला और ए वाला दोनों देखने में। तो फिर लिखेंगे एम एन बटे ए डैश बी डैश, लिख दिए एम एन बटे ए डैश बी डैश, फिर बराबर बड़ा वाला का लिखिएगा तो यहाँ पे क्या देगा एन एफ बटे बी डैश, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ सर ए बी बटे ए डैश बी डैश है, यहाँ एम एन बटे ए डैश बी डैश है। ये आपको पता यहाँ चल रहा है कि ए बी और एम एन आपस में क्या है बराबर है। तो इसको सर हटाना है तो यहाँ पे क्या किए एम एन बराबर ए बी कर दिए और एम एन की जगह पर ए बी रख दिए, समीकरण 3 मान लिए। और समीकरण 1 समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर करने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश है, यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। इसका मतलब जितना इसका मान होगा उतना ही मान इसका भी होगा। अगर इसका मान 10 होगा तो ये बराबर के चिन्ह है तो 10 बराबर 10 होगा। ए बी अगर इसका मान, क्योंकि इसका मान जब 10 है ए बी बटे ए डैश बी डैश का, तो इसका भी मान ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान कितना होगा 10 ही होगा। तो ए बी इसके बराबर होगा तो इसका भी मान क्या होगा 10 ही होगा। तो ये दोनों सर बराबर है तो ये दोनों को हटा देते हैं, पहले और दूसरा के कंपेयर करते हैं तो ए इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में? ए और ए आपस में बराबर है, ये बोल रहा है इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन का यूज करें। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको मिटा दे, मिटा दे, कोई काम नहीं ना इसका। लिखना हो तो वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, फिर थोड़ा हटेगा नहीं, फिर दिक्कत होगा बाबू। वीडियो कब डालेगा? आज ही छोड़ देंगे, रात को? नहीं नहीं 12 बजे फुर्सत में हो जाएंगे, 12 बजे छोड़ देंगे, आज ही छोड़ देंगे। आज छोड़ेंगे तो हम अपना देखिए। चलिए ऊपर वाला तो मिटा दिया, ऊपर वाला था क्या देखिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश। एन समीकरण 1 माने थे। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से।
बहुत आसान है, थोड़ा समझ के पढ़िएगा, सब दिक्कत नहीं है। होता के पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई धीरे धीरे आपके पास आता है, एक के दिन में पूरा तेज नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ अब क्या लिखेंगे, बीसी बटे लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ई बराबर ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बीसी बटे बी डैश सी बराबर एनएफ बटे बी डैश। ये 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, बी डैश ए हो गया। और इसको मान लीजिएगा समीकरण 3, मानने की जरूरत भी नहीं है, रहने दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेन चीज अब यहाँ पे साइन कैसे कैसे लेना है, वो साइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा जाता है चिन्ह परिपाटी से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु यहाँ पे रखा गया है ना, तो वस्तु की दूरी, कोई भी दूरी नापना हुआ तो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। ध्यान दीजिएगा, कोई भी दूरी नापना हुआ तो कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। और अवतल दर्पण में ध्रुव के इस साइड होगा तो सब माइनस होता है, और उस साइड होगा तो जितना भी चीज का साइन होगा बाबू लेना पड़ेगा, सब इधर माइनस होता है, और उस साइड क्या होता है, प्लस होता है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल भी आता है इस पे। तो आपको वस्तु की दूरी, वस्तु कौन सा है, ए बी है ना, तो वस्तु की दूरी बाबू ए बी यहाँ से लेकर इसको यू से सूचित करते हैं, कहाँ तक जाएगा, ध्रुव तक। यहाँ लिखिएगा वस्तु की दूरी क्या है, पीबी है ना, बराबर कितना, माइनस सी, इधर है ना, तो इसको माइनस साइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, ये वस्तु है, प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब क्या बना, यहाँ बना है ना, तो ये सब प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, हाँ। लिखिएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखिए कहाँ है, पी बी डैश, पी बी डैश। सारा आपको नापना पड़ेगा, ध्रुव से दूरी नापते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस। ये बात समझ में आ गई। और मुख्य फोकस यहाँ से यहाँ, इसको छोटा वाला एक से करता है, इससे, हाँ। तो यहाँ बोलिएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है बाबू, पी एफ है ना, तो पी एफ बराबर क्या लिखे, माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत, उसके बाद देखिए, और ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक एफ होता है, फिर एफ होता है, तो यहाँ से यहाँ पूरा आर बोलते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो वक्रता त्रिज्या बोलिएगा, कहाँ से कहाँ तक बिंदु है, पी से सी तक, पी सी बराबर -2। मेन चीज यही खेल था। ये वस्तु रखा गया है, तो वस्तु के दूरी को यू से सूचित करते हैं। ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। ये दर्पण का मुख्य फोकस है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। आप लोग को सब बताया गया सर। और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। और आपको बताया गया कि r बराबर 2f होता है, या a बराबर r/2 होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। ये f है, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो r बराबर कितना हो जाता है, 2f हो जाता है। और यहाँ से f का मान निकले तो a बराबर कितना हो जाता है, r/2। ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है। अब सब ध्यान दीजिएगा, ये चीज होगी यहाँ तक ना।
अब देखिए ए बी सी, देखिए तो बी सी कहाँ से कहाँ है ना बी सी, ध्यान दीजिएगा अभी यहीं पे मेन चीज है ए बी सी। ए बी सी की लंबाई मान निकालना है सर, बी सी का मान इसमें कहीं है नहीं ना, तो बी सी नहीं है तो थोड़ा सा जुगाड़ करने लगा बी सी का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, कोई दूरी आपको कहां से नापते हैं, ध्रुव से, तो ध्रुव से ए पीबी की दूरी आपको सर पता है, पीबी का मान पता है। अगर पीबी में से और पीसी का भी मान सर आपको पता है, तो अगर पीबी में से पीसी को घटाएंगे तो क्या मेरा बीसी निकल जाएगा। अगर यहां से यहां तक दूरी अगर 10 किलोमीटर है और यहां से यहां दूरी आपको 8 किलोमीटर है, तो ये पूरा 10 है और यहां से यहां 8 है, तो ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, कब 2 किलोमीटर आएगा, जब पूरा में से इतना घटाएंगे तब। ये ध्यान रखिएगा, तो पूरा दूरी सर कितना है, इसको बीसी को लिख सकते हैं सर क्या, पीबी माइनस क्या लिखेंगे, पीसी। पीबी माइनस पीसी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के, बीसी है ना सर, हाँ। तो बीसी का दूरी निकालना है तो कब होगा, एक टोटल में से अगर इतना का मान घटा देंगे तो बीसी के मान निकल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, आया समझ में सबको, मेन चीज यही समझना। फिर देखिए बी डैश सी का मान इसमें है नहीं ना, आप देखिए बी डैश सी यहाँ पे है सर, ए वाला दूरी निकालना, फिर इसके बीच का हमको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है पी से सी और पी से बी डैश भी पता है, पी से सी और पी से बी डैश भी आपको पता है। पी से सी आपको वक्रता त्रिज्या होता है, आपको पता है सर। अगर यहां से पीसी में से अगर पीबी डैश घटा देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ एनएफ को आप क्या लिख सकते हैं, एगो नहीं छोटा द्वारा क्रिया करना पड़ेगा, एनएफ है ना यहाँ पे ना, एक बात यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ, तो हाँ दर्पण के लिए छोटे द्वारा के लिए क्या होता है ना कि बिंदु एन है ना, वो बिंदु कहाँ पे चला जाता है, पी पे। एक लाइन यहाँ लिख लेना चाहिए, रुक जाइए, लिखना पड़ेगा कि लेंस के, दर्पण है ना, दर्पण के छोटे द्वारक के लिए बता रहे हैं बात क्या होता है। छोटे द्वारक के लिए बिंदु एन बिंदु पी पर है, बिंदु एन बिंदु पी पर है। आप लोग को बताया था कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो सब देखिएगा बात क्यों ऐसा लिखना पड़ा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर एक प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहा है, अगर यहाँ टकराएगा तो इससे लंब डालेंगे तो यहाँ आएगा। अगर प्रकाश यहाँ से गुजरते, अगर यहाँ टकराता तो लंब डालते तो कहाँ था, यहाँ था। अगर प्रकाश ऐसे यहाँ से गुजरते तो यहाँ आता तो लंब डालते तो कहाँ था। अगर प्रकाश से प्रधान अक्ष के समानांतर ही गुजारेंगे तो लंब डालेंगे तो किस बिंदु पे आ जाएगा, पी ही बिंदु पे आ जाएगा ना। तो इसीलिए माना जाता है कि दर्पण के छोटे द्वारक के लिए, जब दर्पण का चौड़ाई बहुत पतला हो जाएगा तो छोटे द्वारक के लिए जो एन है वो घसक के कहाँ चल जाएगा, पी पर। तो लिखिए कि दर्पण के छोटे द्वारक के लिए बिंदु एन बिंदु पी पर है, पी एन पर नहीं, बिंदु एन कहाँ पे है, पी पर है, क्योंकि इसको उठा के वहां पे ले जाना। बात समझ में। तो दर्पण के छोटा द्वारक कब होगा बाबू, जब पृथ्वी में प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा, जब यहीं पे टकराएगा तो बिंदु कहाँ पे चलाएगा, पी पे ही आ जाएगा। तो यही लिखना है कि दर्पण के छोटे द्वारक के लिए बिंदु एन बिंदु कहाँ पे है, पी पर लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन को थोड़ा मान के एक बार यहाँ आपको एन कहाँ चला जाएगा, पी पर ना। तो जहाँ एन है उसको क्या मानना पड़ेगा, पी मानना पड़ेगा। एक स्टेप यहाँ पे छूट गया था। ए बी सी बटे बी डैश सी, ये प्रूफ है करते जाइएगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा अपने पता चले। जहाँ पे एन है तहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी एफ बटे क्या हो जाएगा, ये बात समझ में क्लियर हो गया। ऐसा क्यों किए कि सर इसका मान हमको इतना दूरी पता नहीं है, ये लेकिन ये पी एफ का मान हमको
पता है इसलिए आपको मानना पड़ता है। इसका भी रीजन है क्यों माने। क्लियर हो गया अंतर। अब रखिए सर बीसी का मान रखना है तो ये कितना हो जाएगा पीबी माइनस कितना हो जाएगा पीसी। ये तो समझ गए थे आप लोग। अब बी डैश सी का बाबू निकालना फिर एक तो पीसी में से कितना घटा देंगे पी बी डैश तो पीसी माइनस कोई दिक्कत बराबर पीएफ। पीएफ में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है लेकिन पीएफ का मान हमको क्या है पता है ना। तो जिसका मान पता होगा उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है तो पीएफ का पीएफ में लिखिए। आगे देखिए अब क्या बी डैश एफ है ना बी डैश एफ। अब ये निकालना तो क्या करेंगे पी बी डैश में से क्या घटाएंगे पीएफ पी बी डैश माइनस पीएफ। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है ना। यहाँ तक यहाँ बीसी निकालना था तो बीसी का मान निकालना है तो टोटल कोई भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है तो टोटल पीबी माइनस क्या कर दिए पीसी कर दिए। लिखा गया पीबी माइनस पीसी। फिर से लिखना बी डैश सी यहाँ से यहाँ दूरी निकालना है तो ये पीसी में से क्या घटा देंगे पीबी डैश लिख दिए। और यहाँ पे एन को क्या मान लिया था पी मान लिया था तो ये पीएफ हो जाएगा। तो पीएफ का तो मान हमको पता है एफ यहाँ से यहाँ तक दूरी तो इसको जैसे है तैसे रहने दीजिएगा। जो मान पता नहीं है वही में परिवर्तन करेंगे। और फिर क्या बी डैश है ये बी डैश एफ का मान पता नहीं है तो कहाँ से पी बी डैश में से क्या घटा देंगे हो गया यहाँ तक के लिए। और यहाँ पर अब सब चीज आपको मान पता हो गया। देखिए पीबी का मान पता है पीसी का मान पता है फिर पीसी का भी मान पता है पीबी डैश का भी मान पता है पीएफ का भी मान पता है पीबी डैश का भी मान पता है और पीएफ का भी मान पता है। अब ये मान इसमें खाली डाल देना फिर तो मिटाना पड़ेगा। इतना ना 12 है कि मान डालिए। एक क्या था पीवी था पीवी की जगह पर देखें क्या है माइनस सी है ना तो माइनस सी ध्यान दीजिएगा। फिर बीच में साइन क्या है माइनस का साइन है पीसी का मान कितना है -2f तो -2f यहाँ एक पोस्ट छोड़ मान दीजिएगा नहीं तो फिर गलती है। हो गया क्लियर। पीसी कितना है -2f फिर माइनस का साइन है दे दिए पीबी डैश क्या -b इसको सर ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा भूल मत जाइए। ए माइनस इसका साइन है और ए माइनस भी का साइन है प्रतिबिंब का समझ में बराबर पी एफ माइनस एफ फिर आइए नीचे सर पीबी डैश क्या है पीबी डैश -b फिर माइनस के साइन सर यहाँ पे है और पी एफ कितना है माइनस। कोई दिक्कत मेन खेल यहीं पे अब गुना भाग करना बस काम नजदीक आ गया है। देखिए अब यहाँ ये माइनस का साइन है माइनस का साइन दे देंगे माइनस 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 में माइनस से गुना होता है तो प्लस और माइनस माइनस जुड़ाता है तो माइनस हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर ये -2f माइनस माइनस प्लस b बराबर ए माइनस एफ बटे ये क्या है -b माइनस माइनस प्लस। अब आप इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और इसको गुना करना पड़ेगा। आपको पता है सर गुना कैसे होता है ऐसे तिरछा तिरछी होता है गुना। तो यहाँ पे सर इसको लिखिएगा पहले उतार लीजिए -u प्लस 2f है बनाइएगा मत बहुत आसान है बहुत आसान भारी नहीं है सर। ये -f ये क्या -2f प्लस कितना। अब यहाँ थोड़ा गुना करने के लिए सीखिए कितना बच्चे को दिक्कत होता है यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट में पहला वाला के पहला वाला से गुना होता एक नंबर दीजिएगा फिर ये पहला वाला से दूसरा वाला के गुना करो 2 नंबर
फिर ए वाला से इसके पहला वाला से गुना करेंगे, इसको दे दिए 3 और सर ए वाला से फिर किसको करना पड़ेगा, दूसरा वाला से, इसको कर दीजिएगा 4। गुना पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ घटना घटेगा। इसको इससे गुना करना है तो पहले साइन देखिएगा, साइन आगे वाला जैसे 2 लिखाता है, 2 + 3 - 4 लिखे। तो अब हम कैसे करते हैं कि 4 माइनस में कब कहते हैं, जब इसके आगे वाला साइन देखते हैं तब। तो हमेशा साइन उसके आगे देखा जाता है, पिछुआरी जाकर मत देखिएगा, समझ में। हम बोलेंगे सर 3 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। बोलेंगे 2 प्लस में है कि माइनस में, जब कुछ नहीं है तो प्लस होता है। इतना क्लियर है। आप देखिए माइनस में माइनस से गुना करता है, यू में भी से गुना करता है, तो प्लस यू भी, कोई दिक्कत। माइनस में प्लस से गुना करता, माइनस, यू में एफ से गुना करता, कौन परेशानी। प्लस में माइनस से गुना करता, 2f में भी से गुना करता, 2f भी, कोई दिक्कत। अब प्लस में प्लस से गुना करता, 2f में f से होगा था, काम खत्म। और थोड़ा सीरियल ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे गुना। यहाँ आइए सर, माइनस में माइनस से गुना करता, f में 2f से होगा था, माइनस प्लस v में f से गुना करता, a भी चाहे b f कोई दिक्कत। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इसको एक साइड करिए पहले, तो इसको लिख सकते हैं यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी प्लस 2f स्क्वायर। प्लस में आता इधर आएगा था माइनस 2f स्क्वायर, आई माइनस में आता इधर आएगा था। यहाँ तक कोई दिक्कत। और सर ये वाला 2f स्क्वायर माइनस में है और ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखिए ये बच गया यू भी, ये बच गया यू एफ। अब देखिए माइनस 2f भी अब प्लस भी एफ लिखे जाए, एफ भी लिखिए और बेटर है, पढ़े में आसान। माइनस 2f भी और यहाँ पे प्लस एफ भी है, तो साइन कामना के ज्यादा है प्लस के कि माइनस के, जाना के बाबू साइन ज्यादा होता है, पहले साइन लिखा था। तो यहाँ माइनस 2 गो 2f भी है, यहाँ प्लस 1 गो f भी है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो साइन माइनस का लिखाएगा, कोई दिक्कत। और 2f भी में से एगो भी क्या करेंगे, घटा देंगे, चाहे उसको उसी साइड रखिए तो और बेटर है, फिर तो उधर ले जाना ही पड़ेगा। इसको इधर था ना, ये माइनस में था, माइनस में तो इसी को उधर ले जाइए ना। ये माइनस क्या है, एफ भी है ना, आई उधर जाएगा तो प्लस 2f भी हो जाएगा। अब यहाँ किसका साइन ज्यादा है, इस तरह आप लोग थोड़ा सा आसान होगा इसीलिए कर। तो प्लस का साइन ज्यादा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 2f में से एगो f भी घट जाएगा तो कितना बचेगा, क्लियर हो गया इतना। अब इसमें क्या करना है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और समीकरण 3 में यू भी एफ से भाग देने पर, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 में यू भी एफ से भाग देने पर, काहे यू भी एफ से भाग दिए, ये बात थोड़ा सोचिएगा सर। यहाँ यू भी है, यहाँ यू एफ है, यहाँ क्या है एफ भी है, हमको लाना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे 1/f। तो यहाँ पे भाग दीजिए पहले, यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर एफ भी बटे यू भी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको सर कटा दीजिए आराम से, ए भी से भी कट जाएगा, एफ से कर दे, यहाँ भी एफ से एफ
कट जाएगा और यू से यू कट जाएगा और यहाँ सर यू से यू कट जाएगा और भी से भी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। अब क्या करिए हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस में तो उधर लेके जाइए क्योंकि लाना क्या है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, तो 1/u आए प्लस में इधर ये चल जाएगा तो इधर हो जाएगा क्या, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो u 1/u प्लस में, ये माइनस में तो उधर ले जाइए, फिर मिटाना पड़ेगा। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं 1/u, इसको इस सेट ला दिए तो एक बार लिख लीजिए नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। 1/f बराबर 1/u माइनस में तो उधर जाएगा तो ना दिक्कत। अब देखिए ऐसा थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे क्योंकि 2 + 3 क्या होता है 5 होता है और 3 + 2 भी क्या होता है 5 होता है। तो हम ये दोनों प्लस में है तो इसको थोड़ा सजा के लिख लिए क्योंकि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या है 1/f, इसको लिख सकते हैं 1/f, ये पहले लिख लीजिए 1/v प्लस 1/u। अब सजा दीजिए 1/u प्लस 1/v है ना 1/v प्लस 1/, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में हो सकता है पहले दे दे बाद में दे दे, ये प्लस में है बाबू, ये भी पहले लिखा सकता है ये भी पहले लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझिए गलत है, हो गया और यही लाना था प्रूफ हो गया। किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलिए फिर से समझ, बोलिए समझना है किसी को फिर से। सबसे पहले क्या करेंगे एक अवतल दर्पण मानेंगे। अवतल दर्पण होता क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किधर हो केंद्रीय हो उससे अवतल दर्पण करें, ठीक है। अवतल दर्पण मानने के बाद एक वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत एबी रखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनाना है वास्तविक बनाना है। वस्तु रख दिए, अब इसका प्रतिबिंब सर बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है। तो एक रे प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरे तो कहां से निकलेगा मुख्य फोकस से, और दूसरा वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता केंद्र पर क्या हो जाता है, क्लियर हो गया। तो ये लिखेगा कि माना कि एक अवतल दर्पण n' है जिसके प्रधान अक्ष पे लंबवत एक वस्तु AB रखा गया है जिसका प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु पहले लिखिए कि अनंत और कहाँ पे रखा गया वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, स्थिति बताना पड़ेगा। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच A', B' बन रहा है, बात समझ में आ गई। और एक चित्र में लिख लीजिएगा M को N से मिलाएंगे क्योंकि इसका थोड़ा जरूरत पड़ेगा, क्लियर हो गया। उसके बाद समरूपता का कंडीशन लगाइएगा, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज क्या है समरूप है, तो यहाँ लिखिएगा ABC त्रिभुज ABC तथा A' B' C क्या है समरूप है, लिखा जाएगा। तो समरूपता के कंडीशन से फिर लिखेगा AB बटे A' B' बराबर BC बटे B' हो गया। इसी प्रकार समरूपता इसमें लगाना पड़ेगा, लिखेगा त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A' B' का समरूप है, तो फिर MN बटे A' B' और NF बटे B' और यहाँ पे A और A आपस में बराबर है तो MN के जगह पर AB क्या कर सकते थे डाल देते थे और समीकरण 1-2 को कंपेयर करके फिर उसको समीकरण 3 निकल गया। और समीकरण 3 का जो मान सर आपको पता नहीं होगा चिन्ह प्रपट्टी से उसको मान निकालने के लिए जुगाड़ पानी लगाना पड़ेगा, बात समझ में, जो पता है उसी के मदद से निकाला जाए, क्लियर हो गया ना। कहीं इसमें दिक्कत है कैलकुलेशन में, सब स्टेप बाय स्टेप बता दिए, थोड़ा 1 बार 2 बार वीडियो देख लिए, 12-1 बजे छोड़ देंगे वीडियो, ठीक 12-1 बजे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए सब कोई देख लीजिएगा समझ में।